नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गुमाना राम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज नामा। विद्यार्थियों, बीए सेकेंड ईयर में हमारा जो सेकंड पेपर है आर्थिक एवं संसाधन भूगोल, उसमें हम जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने जो उद्योगों की परिभाषा है, औद्योगिक प्रदेशों की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में अध्ययन किया था। आज जो हमारा अध्ययन का टॉपिक है वो रहेगा औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन। कैसे निर्धारित की जाती है इनका सीमांकन कि हाँ हम उनको क्या कह सकते हैं, उद्योग कह सकते हैं। कई बार विद्यार्थियों सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम होते हैं कि औद्योगिक प्रदेशों का सीमांकन कैसे किया जा सकता है या इनके निर्धारित करने की कौन कौन सी विशेषताएँ हैं वो आप बताइए। तो एक एक करके हम इसके बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, औद्योगिकरण का यहाँ तात्पर्य हो जाता है कि औद्योगिकरण का स्तर निर्धारण करने के लिए इसकी मात्रा व्यक्त करने वाले कई आधार एवं मापकों का इसमें उपयोग किया जाता है। कई ऐसे हम मापक मान ले या कई ऐसे आधार मान ले कि हम उनके आधार पर कह सकते हैं कि हाँ ये एक औद्योगिक प्रदेश है, हम इसको औद्योगिक प्रदेश में सम्मिलित कर सकते हैं। तो एक एक करके हम ऐसे आधारों का या ऐसे मापकों का अध्ययन करते हैं। पहला है कारखानों की संख्या। क्या है विद्यार्थियों? कारखानों की संख्या। कारखानों की संख्या विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिकरण का स्तर दर्शाने वाला सबसे साधारण मापक है। कारखानों की संख्या के आधार पर 5 मजदूरों वाले कारखानों को वही महत्व प्राप्त होता है जो 2500 मजदूरों वाले कारखाने को, अर्थात उत्पादन क्षमता चाहे कम हो या अधिक हो, कारखाने बराबर स्तर के मान लिए जाते हैं। परंतु औद्योगिकरण की मात्रा अथवा स्तर के दृष्टिकोण से दो असमान उत्पादन क्षमता वाले कारखानों का महत्व यद्यपि कदापि बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है विद्यार्थियों, हमें तो सिर्फ ये मानना है कि इनके सीमांकन की क्या क्या विशेषताएं हैं तो हम इसमें शामिल कर सकते हैं। पहला है कारखानों की संख्या को। दूसरा है इसमें विद्यार्थियों कर्मचारियों की संख्या। कारखानों की संख्या में निहित विषमता को दूर करके औद्योगिकरण की मात्रा तथा स्तर निर्धारण करने में सहायक होता है। साथ ही निसंदेह यह मापक कारखानों की संख्या की अपेक्षा अधिक अर्थपूर्ण है तथा इससे संबंधित आंकड़े भी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कि कर्मचारियों की संख्या वहाँ पर कितनी मात्रा में है। इसके अलावा विद्यार्थियों इसमें जो कर्मचारियों की जो संख्या होती है वो कितनी है ये हमें आंकड़े आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और साथ में ही हम ये भी मान लेते हैं कि जितने भी कारखानों में जो हमारी पॉपुलेशन है या श्रमिक काम कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ द्वितीय व्यवसाय में काम कर रहे हैं। ठीक है विद्यार्थियों, उसके बाद में लेते हैं हम उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या से। इसमें उन्हीं कर्मचारियों की संख्या का उपयोग किया जाता है जो वस्तुतः उत्पादन कार्य में लगे हो, चाहे वो लिपिक हो, व्यवस्थापक हो, शोधकर्ता हो। अन्य कर्मचारियों को औद्योगिक उत्पादन का सही मापन करने के लिए निकाल दिया जाता है। परंतु कुछ लोगों का मत है कि चूंकि ऐसे कर्मचारी भी उत्पादन में योगदान देते हैं, इनको अलग करने का कोई औचित्य नहीं है। किसी भी हालात में इस आधार पर भी उत्पादन की मात्रा में यंत्रीकरण की भिन्नता से भी उत्पन्न अंतर दूर होता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसमें भी है कि ये मात्रा प्रभावित करती है कि उत्पादन में लगे व्यक्तियों की संख्या कितनी है। टोटल कारखानों में जो काम कर रहे लोगों की संख्या नहीं, सिर्फ और सिर्फ उत्पादन में लगे जो व्यक्ति है या श्रमिक है उनकी संख्या कितनी मात्रा में है। इसके अलावा विद्यार्थियों जो इसकी चौथी विशेषता है उद्योग में लगे श्रमिकों का कुल जनसंख्या से अनुपात कितना है। उद्योगों में लगे श्रमिकों का कुल जनसंख्या में अनुपात कितना है। किसी भी क्षेत्र में कुल रोजगार में लगे व्यक्तियों का कितना प्रतिशत उद्योगों में लगा हुआ है, इसके आधार पर औद्योगिकरण का अपेक्षाकृत अधिक और से अनुमान लगाया जा सकता है। परंतु इस मापक के उपयोग में अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी भी क्षेत्र में केवल 100 रोजगार में लगे व्यक्ति हैं जिनमें 90 उद्योगों में लगे हैं तथा दूसरे क्षेत्र में 1000 रोजगार में लगे व्यक्तियों में से 500 उद्योगों में लगे हैं।
इस प्रकार पहले क्षेत्र में 90% तथा दूसरे क्षेत्र में 50% श्रमिक है वो उद्योगों में है। अर्थात पहले क्षेत्र में औद्योगिकरण ऊंचा स्तर हुआ है, परंतु वस्तुतः पहले क्षेत्र में 90 व्यक्ति उद्योगों में लगे हैं, जो कि इस बात का द्योतक है कि यहाँ औद्योगिकरण का स्तर बहुत ही नीचा है। तो हम जनसंख्या के अनुपात, भाई टोटल जो जनसंख्या है उसमें जो उद्योगों में काम करने वाली जनसंख्या का अनुपात है कितना प्रतिशत है, इसके आधार पर भी हम ये डिसाइड कर लेते हैं इसमें कैसा रहा है। पांचवा है ऊर्जा की मात्रा, कि ऊर्जा की मात्रा इसमें कितनी लगी हुई है। कुल कर्मचारियों, उत्पादन से संबंधित कर्मचारियों अथवा उद्योगों में श्रमिकों के प्रतिशत के उपयोग में निहित विभिन्न उद्योगों की तुलना की कठिनाइयों को दूर करने के लिए कुछ विद्वान उद्योगों में ऊर्जा की मात्रा के आधार पर औद्योगिकरण का स्तर निर्धारित करते हैं, किंतु इसके उपयोग में यांत्रिक शक्ति का अधिक उपयोग करने वाले औद्योगिक अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जबकि श्रम का अधिक उपयोग करने वाले उद्योगों का सापेक्षिक महत्व कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त किसी उद्योग में उपयोग की जाने वाली शक्ति की कुल मात्रा को जाना जाता है। कठिनाई होता है क्योंकि शक्ति विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है, अतः इस प्रकार के आंकड़े सर्वत्र सभी उद्योगों के लिए आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ऊर्जा की मात्रा भी काफ़ी हद तक इसको प्रभावित करती है। इसके बाद में है कुल औद्योगिक उत्पादन, कि इसमें कुल कितना औद्योगिक उत्पादन रहा है। कभी कभी कुल औद्योगिक उत्पादन का भी औद्योगिकरण का स्तर निर्धारित करने के लिए उपयोग होता है, परंतु इस मापक की सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि विभिन्न उद्योगों में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होने के कारण उनको सघन इकाई में भी बदलना कठिन होता है। जैसे किसी कारखाने में इस्पात का उत्पादन होता है तो किसी में वस्त्र का। इन दोनों वस्तुओं के उत्पादन में तुलना करना संभव नहीं है। यदि एक ही प्रकार के उद्योगों का तुलनात्मक अध्ययन करना हो तो ये मापक प्रक्रिया अधिक उपयोगी सिद्ध हो जाती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसके साथ ही मूल्य संबंधी आंकड़े भी कई प्रभावित करते हैं उद्योगों को। अगर ज़्यादा पैसे वाले उद्योग है, ज़्यादा पूंजी लगी हुई उद्योग है तो वो उद्योग बड़े होंगे, और जिन उद्योगों में पूंजी का निवेश कम हुआ है वो छोटे होंगे। जिनमें ज़्यादा पूंजी का निवेश हुआ है वो मशीनीकरण होंगे और उत्पादन उनका ज़्यादा होगा, और जिनमें अगर पूंजी कम लगी हुई है और उनमें श्रमिकों का ज़्यादा उपयोग होगा और उत्पादन कम होगा। तो मूल्य संबंधी आंकड़ों अन्य प्रकार के मापकों के उपयोग में उत्पादन क्षमता की विभिन्नता अथवा तुलनात्मक कठिनाइयों को दूर करने के लिए विभिन्न मूल्य संबंधी आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। कच्ची सामग्री, श्रम पूंजी तथा कुल उत्पादन के मूल्य संबंधी आंकड़ों का उपयोग उल्लेखनीय है। कच्ची सामग्री के मूल्य से भी औद्योगिकरण के स्तर का सही अनुमान नहीं होता है। यदि किसी क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक कच्ची सामग्री का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से वहाँ कम कच्ची सामग्री का उपयोग करने वाले क्षेत्रों की तुलना में अधिक औद्योगिकरण माना जाता है। अपेक्षाकृत उन्नत तकनीकी के कारण कच्ची सामग्री की कम मात्रा और घटिया किस्मों से भी अधिक उत्पादन होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूंजी भी काफ़ी हद तक के उद्योगों के जो सीमांकन है उसको काफ़ी हद तक प्रभावित करती है। अब जो हमारी लास्ट है, इसकी जो आधार है कि किस आधार पर हम उद्योग निर्धारित करने हैं, वो लास्ट हमारे जो आधार है वो है उत्पादन प्रक्रियाजन्य मूल्य वृद्धि। औद्योगिकरण के स्तर का सर्वाधिक और विश्वसनीय मापक उत्पादन प्रक्रियाजन्य मूल्य वृद्धि है। उत्पादन प्रक्रियाजन्य मूल्य वृद्धि किसी भी उद्योग में उत्पादित वस्तु के मूल्य में से उसमें लगी कच्ची सामग्री के मूल्यों को निकाल लेने से प्राप्त होती है। उत्पादन की प्रक्रिया के कारण कच्ची सामग्री के मूल्य में कितनी वृद्धि होगी, इससे ही उत्पादन प्रक्रिया मूल्य कहते हैं। तो ये भी एक कारक है जो कि इसको काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। तो ये हो गया विद्यार्थियों हमारे उद्योगों के सीमांकन और सीमांकन के क्या क्या आधार है। ठीक है विद्यार्थियों, अब आने वाली क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हमारे औद्योगिक प्रदेशों के बारे में, कि कौन कौन से औद्योगिक प्रदेश मुख्य है, वृहद है, और कौन कौन से मुख्य औद्योगिक प्रदेश है वो गौण औद्योगिक प्रदेश है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।